आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 का अगला अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे आज के अध्याय का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। क्या नाम है? प्रेमचंद के फटे जूते। ये व्यंग्य रचना है और विधा है निबंध। और इस निबंध विधा के लेखक हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक जिले के जमानी नामक गांव में हुआ 1922 में। और इन्होंने अपने व्यक्तित्व का जहां विकास किया, साथ साथ में शिक्षा अर्जन का भी कार्य किया। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद एक अध्यापक के रूप में कार्य किया। 1947 में वसुधा पत्रिका के संपादक के रूप में आपने कार्य शुरू किया और तदुपरांत हिंदी साहित्य में आप एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में, रचनाकार के रूप में जाने लगा। और इस प्रकार से साहित्य की रचना के द्वारा अपने उपन्यासों के माध्यम से, कहानी संग्रह के माध्यम से और विशेष करके एक व्यंग्यकार के रूप में जो आपने ख्याति अर्जित की, वह आज भी हिंदी साहित्य में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। इस प्रकार से साहित्य की सेवा करते हुए और एक सरल सादा जीवन व्यतीत करते हुए 1995 से इस वर्ष संसार से आप विदा हो गए। हरिशंकर परसाई जी की जो मुख्य रचनाएं हैं उनके ऊपर हम दृष्टिपात करते हैं। सर्वप्रथम कहानी संग्रह, जो उनके जो मुख्य कहानी संग्रह हैं उनमें हंसते हैं रोते हैं, ये उनका एक कहानी संग्रह है। दूसरा जैसे उनके दिन फिरे, ये भी उनका एक कहानी संग्रह है। उपन्यासों की हम बात करें तो मुख्य उपन्यासों में रानी नागफनी की कहानी है, उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तट की खोज, यह भी एक चर्चित और सुप्रसिद्ध उपन्यास उनका रहा है। निबंध संग्रह की हम बात करें, निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, ये उनके मुख्य निबंध संग्रह थे। व्यंग्य संग्रह की हम बात करें, व्यंग्य संग्रह जिनके कारण हरिशंकर परसाई को जाना जाता है या उनके एक अलग पहचान अगर साहित्य में बनी है तो वह व्यंग्य संग्रह के कारण बनी है। तो व्यंग्य संग्रह में ठिठुरता गणतंत्र, क्या नाम है? ठिठुरता गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये उनकी कुछ प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह रही हैं, रचनाएं रही हैं। आइए हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित ये जो निबंध है, विधा का क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों? निबंध। इस विधा का नाम है निबंध। और ये कैसा निबंध है? व्यंग्य पर आधारित निबंध है। और इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो इससे आप परिचित हो गए होंगे। प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व रहा है, उस व्यक्तित्व को लेकर के ये व्यंग्य रचना है। और इस व्यंग्य रचना का जो मुख्य उद्देश्य है, लेखक इस व्यंग्य रचना के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं, आजकल का जो समय है, युग है, उसमें अवसरवादिता का बढ़ता हुआ जो एक प्रकार से प्रकोप है, उस पर व्यंग्य किया है कि लोग अवसर के अनुसार अपने सिद्धांत बदल लेते हैं, अपने कानून कायदे बदल लेते हैं। तो जो अवसरवादिता है, एक दिखावे की जो संस्कृति है, उसकी होड़ सी मची हुई है। दिखावा कर रहे हैं आज के जो लोग हैं, आज की जो जनता है, उसमें दिखावे की प्रवृत्ति है, अवसरवादिता की प्रवृत्ति जो बढ़ गई है, उसको ऊपर व्यंग्य किया है। और इसमें प्रेमचंद जी का उन्होंने व्यक्तित्व लिया है। जैसा कि आप सबको पता है, हिंदी साहित्य के कथाकार के रूप में, उपन्यास सम्राट के रूप में आप मुंशी प्रेमचंद जी को जानते हैं, जो कि यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक के रूप में रहे हैं। उनका अपना एक स्वाभिमान रहा है, चाहे वो गरीब की बात है, वंचित की बात है, किसान की बात है, अपने अपने तरीके से अपनी कथाओं और उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की रचनाएं
लिखी हैं, रची हैं, जिसके कारण हिंदी साहित्य में उन्हें कथाकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता चल गया है, ये व्यंग्य रचना है। और व्यंग्य किसके ऊपर है? जो अवसरवादी लोग हैं और आज का जो युग है वो दिखावे की जो संस्कृति है उस पर व्यंग्य किया है कि आदमी की कथनी और करने में अंतर होता जा रहा है, करना कुछ है, दिखता कुछ है, ये जो प्रवृत्ति है उस पर व्यंग्य है। हरिशंकर परसाई जी अपनी इस व्यंग्य रचना का आरंभ करते हैं उनसे प्रेमचंद जी का जो एक प्रकार से व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रेमचंद जी का चित्र मेरे सामने है और उस चित्र में उनके सिर के ऊपर मोटे कपड़े का अर्थात खद्दर से बना हुआ टोपा पहना हुआ है, खद्दर का उन्होंने कुर्ता पहना हुआ है, धोती बांधी हुई है और उसकी जो कनपटी है, उसकी जो हड्डियां हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। उसकी गाल हैं मुंशी प्रेमचंद जी की वो चिपकी हुई हैं। हालांकि मूछें बड़ी होने के कारण चेहरा उभरा हुआ सा दिखाई देता है। ऐसा फोटो है हरिशंकर परसाई जी के सामने है और उस फोटो के साथ साथ में दिखाई दे रहा है कि जो दाहिना जो पैर है उसका तो जूता सही है, लेकिन बाएं पैर में प्रेमचंद जी ने जो जूता पहना हुआ है वह फटा हुआ है और जो पैबंदियां हैं वो भी इस प्रकार से अस्त व्यस्त सी बंधी हुई है। तब ये दृश्य देख करके, ये चित्र देख करके, ये फोटो देख करके हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि इस इंसान के पास फोटो खिंचवाने के लिए अगर ये जूता है, इस प्रकार की पोशाक है, तो सामान्य जीवन में उसके पास कैसी पोशाक रही होगी। यानी कि आदमी है सुबह किस प्रकार की पोशाक पहनता है, घूमने के लिए, भ्रमण के लिए अलग पोशाक है, घर में रहने के लिए अलग पोशाक है, अपने किसी व्यवसाय में आजीविका के लिए अलग अलग प्रकार की पोशाकें आदमी पहनता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जिसके पास फोटो खिंचवाने के लिए अच्छा सा कोई पोशाक नहीं है, यहाँ तक कि उसके बाएं पैर का जूता फटा हुआ है। तो यहीं से लेखक हैं अपनी व्यंग्य रचना का आगाज करते हैं कि जो दिखावे की जो संस्कृति है उसमें किस प्रकार से लोग हैं तरह तरह से नई नई पोशाकें पहनते हैं, अर्थात अपनी औकात से, अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं और यही तो भौतिकतावाद की दौड़ है और इसी के कारण बेवजह के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आगे हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद जी ने जब ये फोटो खिंचवाया है तो उनके चेहरे पर एक गंभीरता दिखाई देती है, चेहरे के ऊपर कहीं भी मुस्कान नहीं दिखाई देती है। जिस प्रकार जो छायाकार होता है, फोटोग्राफर होता है, तो जब फोटो लेता है तो रेडी प्लीज इस प्रकार से बोलता है, आर यू रेडी, क्या फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हैं, तो स्माइल प्लीज, जरा मुस्कुराइए, इस प्रकार से कहता है। लेकिन जब फोटोग्राफर के द्वारा, छायाकार के द्वारा वो चित्र लेते समय हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए बोला होगा, तो ऐसा लग रहा है उस फोटो को देख करके कि मुंशी प्रेमचंद जी जो गहन किसी कुएं के गहन तल में छिपी हुई उस हंसी को नीचे से खींच करके अपने चेहरे पर लेकर के आए होंगे और जरा सा मुस्कुराए होंगे, क्योंकि उनके चेहरे पर जो गंभीरता है स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। और उस मुस्कान में जो व्यंग्य है उन सब लोगों पर व्यंग्य है जो हर अपने को दिखाने के लिए, अपने औकात से, अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उधार मांग करके फोटो खिंचवाते हैं। और उन फोटो को देख करके हरिशंकर जी कहते हैं कि कुछ लोग तो फोटो में इतना सुंदर दिखना चाहते हैं कि अपने वस्त्र हैं वो दूसरे के वस्त्र मांग करके फोटो उतरवा लेते हैं, कुछ तो दूसरे के कोट पैंट पहन करके फोटो उतरवाते हैं, यानी वो सुंदर दिखना चाहते हैं। कुछ लोगों का इस प्रकार से है कि
वो अपनी जो फोटो सुंदर देखने के लिए इत्र आदि का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे फोटो में ही सुगंध आएगी, चाहे उनके अंदर कितनी भी दुर्गंध क्यों न हो, लेकिन फोटो उतरवाते समय वो इस प्रकार से दिखावा करेंगे कि सेंट आदि का, इत्र आदि का वो प्रयोग करेंगे, दूसरों के कपड़ों का प्रयोग करेंगे ताकि हम फोटो में सुंदर दिखाई दें। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिसका जैसा हूबहू है, उनके चरित्र में दोगलापन नहीं है, दोहरापन नहीं है, उनके पास अलग अलग पोशाकें नहीं है। मतलब क्या है कि मतलब यही है कि प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व है उसमें कोई दुराव नहीं है, अलगाव नहीं है, वो जैसे जीवन में रहते हैं वैसा ही उनका फोटो है, इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। लेकिन जो आज की जो भौतिकतावाद की जो दौड़ है उसमें लोग अपने आप को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए दूसरों के जूते मांग लेते हैं, दूसरों की पोशाकें मांग लेते हैं, यहाँ तक कि शादी विवाह में बड़ी बड़ी कारें मांग करके ले जाते हैं कि उनको लोग बड़ा समझें। यानी कि जो दिखावे की जो प्रवृत्ति है, दिखावे की जो संस्कृति है, उसमें जो दोगलापन है, उसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद जी के उस मुस्कान के द्वारा उन लोगों पर व्यंग्य है कि अपने आप को जो बड़ा दिखाने के लिए इस प्रकार से फोटो उतरवाने का एक उनमें चलन है। लेखक का यहाँ तक व्यंग्य है कि कुछ लोग दूसरों की पत्नी के साथ फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, कि अर्थात उधार की पत्नी के साथ भी फोटो उतरवाना उनको अच्छा लगता है। लेकिन एक व्यंग्य के माध्यम से ऐसी जो अवसरवादी जो लोग हैं, जो ऐसी संस्कृति है, ऐसा जो सभ्यता को बढ़ावा मिल रहा है, हरिशंकर परसाई जी ने उनके ऊपर व्यंग्य किया है। इसके साथ में मुंशी प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व है कि साधारण जीवन, अर्थात उनके करनी और कर्तनी में किसी प्रकार से अंतर नहीं था, इसी अंतर्दृष्टि को लेखक ने इसके माध्यम से दर्शाया है। आगे हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए तरह तरह का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में वो कुछ सफल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर लेखक की नजर जाती है कि आने जाने में जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। मेरा जो जूता है वो भी घिसा हुआ है, लेकिन मेरा ऊपर से जो पैर है वो बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है। वो ऊपर से मेरी जो उंगलियां दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन वो दोबारा से गंभीरता से मुंशी प्रेमचंद जी के बाएं पैर का फटा हुआ जूता है और उसमें जो उंगलियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, उसको देखता है कि नीचे से जूता सुरक्षित है, ऊपर से जूता फटा हुआ है। दूसरी तरफ लेखक अपने जूते को देखता है कि आने जाने से जो जूता है वो घिस गया है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल सुरक्षित है। पंजा है वो घिसा हुआ है, नीचे से जो जूते का जो तल है वो घिसा हुआ है, लेकिन ऊपर से सुरक्षित है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का जो जूता है वो ऊपर से फटा हुआ उंगली दिखाई दे रही है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि लेखक ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। जो इस पूरे निबंध के जो मुख्य जो पात्र है प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में कभी भी समझौतावादी नियति को नहीं अपनाया, सिद्धांतों पर अड़िग रहे, उन्होंने कहीं भी समझौता नहीं किया। लोग हैं ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। तो ये फटा जो जूता है कि ऊपर से उसने कोई भी किसी प्रकार का की जो कुप्रथा है, जो इस प्रकार से उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी बात है, उसको लात मारी होगी, अर्थात उसको अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया होगा, तभी उनका जूता फटा है। लेकिन कुछ लोग हैं अपने आप को बाहर से सुरक्षित बनाने के लिए, बाहर से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बाहर से एकदम टिप टॉप रहते हैं, लेकिन उनका जो तल है, अर्थात उनके जो सिद्धांत हैं, या यूं कहें कि उनका जो जमीर है वो समाप्त हो चुका होता है। वो बाहर से सुरक्षित दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर उनका जमीर नहीं है, उनके नियम कानून कायदे नहीं है, उनके जीवन जीने का कोई तरीका नहीं है। केवल एक अपने आप के बाहर के लिपापोती दिखाई देती है, बाहर से टिप टॉप दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर सिद्धांत नाम का कुछ नहीं है, इसलिए बाहर से स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके विपरीत जो मुंशी प्रेमचंद के जूते के माध्यम से लेखक जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि भले ही मुंशी प्रेमचंद का जूता फटा हुआ है, लेकिन उसका तल है वह मजबूत है, सुरक्षित है। अर्थात चाहे जीवन में नितांत अभाव रहा होगा,
उसके बावजूद भी प्रेमचंद के जीवन में कुछ कानून कायदे हैं, कुछ नियम हैं जिसके को लेकर के मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में कभी समझौता नहीं किया। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, ये इसमें दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। इसी प्रकार से अवसरवादिता पर व्यंग्य करते हुए लेखक कहते हैं कि आने जाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। जिस प्रकार से किसी नदी के सामने कोई बड़ा सा पर्वत आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो नदी उसके सामने उसको ऊपर वार करे, उसको ऊपर से निकले, रास्ते से भी उसके दूसरे तरीके से साइड से भी निकल सकती है, किनारा कर भी वह अपना रुख बदल सकती है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया, उनसे टस से मस नहीं हुए, चाहे उन्होंने कितना भी संकट, कितनी भी विपदा, कितने भी कष्टों का सामना क्यों न किया हो। लेकिन आज के जमाने में लोग छोटे से भी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ लिप्सा के लिए सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, अवसरवादिता के कारण दिखावे की संस्कृति को अपना लेते हैं। आजकल आप और हम देखते हैं कि शादी विवाह में कितना खर्च होता है, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो उधार लेकर के शादी विवाह खर्च करते हैं। तो इस प्रकार की जो दिखावे की जो संस्कृति है, क्लब की जो संस्कृति है, आज की जो बड़े बड़े शोरूम माल की जो संस्कृति है, उसके ऊपर एकदम हरिशंकर परसाई की ये जो रचना है बिल्कुल सटीक है, सार्थक है। इसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी ने आगे कहा कि आने जाने से जो जूता घिसता है, फटता नहीं है। और उसमें कहा कि ऐसी उनकी जो मुस्कान है उसमें एक व्यंग्य है कि मेरा जूता तो फटा हुआ है, लेकिन लोगों का जो तल है अर्थात सिद्धांत वो खत्म हो गया है। वो अपने आप को प्रतिष्ठित मानते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो उसकी मुस्कान के पीछे ये रहस्य छिपा हुआ है। और वो इतने गंभीर क्यों है, उसके ऊपर लेखक कहते हैं ऐसी क्या बात है कि हुरी का गोदान हो गया है क्या, या अलगू के खेत को नीलगाय ने चर लिया है, या सुजान भगत का जो बीमार लड़का है वह मर गया है क्या, डॉक्टर ने अपने कलम को नहीं छोड़ा जिसके कारण सुजान भगत का जो लड़का है वो मर गया है कि ऐसी क्या नौबत है, ऐसी क्या पीड़ा है कि चाहकर भी मुंशी प्रेमचंद जी हंस नहीं रहा। यानी कि जो प्रेमचंद जी की जो सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे पूस की रात है, माधो और घिसो, जो कफन है, कफन कहानी आपने पढ़ी होगी कि माधो और घिसू है, वो दोनों अपनी माधो अपनी पत्नी के का जो कफन है, उन कफन के पैसों की भी शराब पी जाता है। इस प्रकार की अकर्मण्यता, इतना प्रमाद दिखाई दिया है कफन नामक उस कहानी में कि ऐसी क्या नौबत आ गई है कि आपने इस प्रकार से ऐसा फोटो उतरवाने के लिए आप बाध्य हुए। क्या कि सुजान भगत की जो कहानी है, उसका बीमार बेटा है, वह काल के गाल में समा रहा है, लेकिन डॉक्टर है कि अपने कलब को नहीं छोड़ पा रहा है, कलब से बाहर नहीं आ रहा है। तो उसकी अकर्मण्यता पर भी यहाँ पर व्यंग्य है। और गोदान जो कि ग्रामीण जीवन का एक महाकाव्य है, उसमें होरी किस प्रकार से अपने बच्चों के लिए गाय खरीदने के लिए संघर्ष करता है। तो इन रचनाओं के माध्यम से दर्शाया है कि ऐसा क्या हो गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार से गंभीर दिखाई देता है। तो आने जाने से जूता फटता नहीं है, घिसता है। और ये घिसने की जो बात है कि लोगों का जो चाल चलन है और चरित्र है, वो चेहरा है, वो समयानुसार बदल जाता है। लेकिन लेखक ने दर्शाया है कि उनका जो मुख्य पात्र है मुंशी प्रेमचंद जी, उनका व्यक्तित्व कभी बदला नहीं, उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता किया नहीं। इसी प्रकार से भक्ति काल के जो अष्ट कवियों का आपने नाम सुना होगा। अष्ट कवियों में कुम्मन दास जी का एक नाम आता है। कुम्मन दास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के जो अष्ट कवि हैं, जो श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य मानते हैं, वो उनके का भी यहाँ पर प्रकरण लिया है कि कुम्मन दास जी को एक बार फतेहपुर सीकरी में उस जमाने के जो मुगल राजा अकबर है वो बुलाते हैं कि आप मेरे दरबार में आइए, आपका सम्मान होगा। तब कुम्मन दास जी उनके ऊपर व्यंग्य करते हैं कि आने जाने से क्या है कि हमारे जूते
घिस गए हैं। और कुम्मन दास जी जो कि भक्ति काल के बड़े साहित्यकार हैं, बड़े संत कवि हैं, तो कहते हैं कि आने जाने से जूता घिस गया है और इस प्रकार से फतेहपुर सीकरी में आने से हमारा जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो मान सम्मान है, अदब है, वो कम होता है। और जो भगवान का नाम लेना है, अपने इष्ट देव का याद करना है, वो याद करने में हम समय लगाएं तो वो अच्छा है। यहाँ राजा के दरबार में आने जाने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, इससे तो केवल जूते घिसते हैं, कुछ समय बेकार जाता है। इतना समय तो प्रभु के चिंतन में लगाया जाए, उसको याद किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो कुम्मन दास जी के माध्यम से भी हरिशंकर परसाई जी यही कहना चाहते हैं कि किसी दूसरे की चाटुकारिता करने से अच्छा है कि हम अपने तरीके से जिए। यही इसमें कहना चाहते हैं कि अपनी तो एक घास की झोपड़ी है वो अच्छी है, उधार के किसी महल में रहने से अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी झोपड़ी में हमारा स्वाभिमान है वो बना रहता है। किसी दूसरे के महल में रहने से हमारी जो प्रतिष्ठा, हमारी जो इज्जत है, उससे हमें कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है। तो लेखक ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के माध्यम से उनकी सादगी को दर्शाया है कि उनमें कितनी सादगी है। और उनकी जो व्यंग्य हंसी है, उनके फटे हुए जूते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। और उनका कहना यही है कि जो दिखावे की जो संस्कृति है वह सही नहीं है, उचित नहीं है। और जो सादगी भरा जीवन है वही है, क्योंकि उसमें सरलता है, उसके साथ हमारे सिद्धांत रहते हैं, स्वाभिमान बना रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक इस व्यंग्य रचना से आपको शिक्षा मिली होगी, प्रेरणा मिली होगी कि हमें अपना जो जीवन है वो सरलता के साथ, सादगी के साथ जीना चाहिए। हमारा जीवन जीने का एक तरीका होना चाहिए, हमारे अपने नियम कानून होने चाहिए जिसके आधार पर हमें जाना जाए। ये नहीं है कि हम छोटे से स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांत बदल लें। जिस प्रकार से कहा कि लोग समय समय पर पोशाकें बदल लेते हैं, दूसरे के फोटो सुंदर बनाने के लिए दूसरे से पैसे उधार लेना, पोशाक उधार लेना, ये संस्कृति अच्छी नहीं है। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, अपने जीवन के नियम होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। हमें कभी भी छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद के फटे जूते नामक इस निबंध के माध्यम से हमें यही सीख देते हैं, यही प्रेरणा देते हैं, यही संदेश देते हैं। तो आपको ये निबंध है अवश्य ही समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।